पिछले कुछ सालों से ग्रंथों में, शास्त्रों में चेंजेस हो रहे हैं, जिस पर कई डिबेट्स आपके यहाँ भी चलती रहती हैं। तो ये एक साजिश के तहत है और इसका खुलासा भी हो चुका है। उसकी एक 14 साल की लड़की थी पूर्णिमा, उसके साथ गैंग रेप हुआ और माँ उस वक्त तक जिंदा थी। उसको आवाज़ देकर कहा कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी लड़की। हीरा मंडी जैसी फिल्म बनाना बहुत आसान है। एक तवाइफ की स्टोरी बनाकर उनके किरदारों को दिखा देना बड़ा आसान है, लेकिन जिस तरह की फिल्म जो हमने बनाई है, इस पे किस तरह की तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ा, कैसे हमने संघर्ष किया। 1 साल हो गया कि हम सही प्रॉपर नींद तक नहीं ले पाए। पैरेलली देखें तो हमारी पिक्चर के जो सीन्स है और जो एक्चुअल में न्यूज़ में चल रहा है, इट्स एक्चुअली 90% इज टोटली द सेम। क्योंकि नॉर्मल कैलकाटा में जब हम शूटिंग कर रहे थे, हम डायलॉग्स बोल रहे थे, तो हम एक्चुअल जो डायलॉग थे वो नहीं कर रहे थे, हम लिपसिंग कर रहे थे और ऐसी लिपसिंग कर रहे थे ताकि वो डबिंग में हम करेक्ट कर सके, क्योंकि ताकि नॉर्मल पब्लिक को ना पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं। जो घटनाएं घट रही हैं, जो वहाँ रेप्स हो रहे हैं, जो वहाँ हत्याएं हो रही हैं, जो अस्पतालों में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्या वो प्रोपेगेंडा है? ये फिल्म को कंप्लीट कराने में बंगाल पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बंगाल पुलिस इतनी करप्ट है कि उसने हमसे हर स्टेज पर पैसा लेकर हमारी शूटिंग कराई बगैर परमिशन। जब क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, पुलिस को ये आदेश ही नहीं है कि इनको पकड़ो या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो वो भी मगन हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम जो कर रहे हो करो भाई, हमें ऊपर से आदेश नहीं है, पे हमको भी पैसा देते रहो। सबसे पहले तो हेलो अर्शिन सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी में। हाय अजूर, हेलो। कैसे हैं आप लोग सब? ऑल गुड। गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। ट्रेलर देखा मैंने डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का, बहुत ही हिला देने वाला ट्रेलर है। मतलब देख के ना एक्चुअली मैं रूह कांप गई। बीइंग अ फीमेल तो बहुत ज़्यादा ही लगा मुझे इंटेंस। सबसे पहले सवाल मेरा जितेंद्र सर आपसे ही है कि हिंदू लोग अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं और इसका फ़ायदा हमें हो रहा है। कौन सी किताबें और इसका फ़ायदा किसे हो रहा है? देखिए पिछले कुछ सालों से ग्रंथों में, शास्त्रों में चेंजेस हो रहे हैं, जिस पर कई डिबेट्स आपके यहाँ भी चलती रहती हैं। तो ये एक साजिश के तहत है और इसका खुलासा भी हो चुका है कि हिंदू ग्रंथों में कहीं ना कहीं छपाई के दौरान कहीं ना कहीं कुछ श्लोक्स बदले जा रहे हैं। तो इसको बंगाल में एक हादसा हुआ था, उसमें ये पकड़े भी गए थे। तो ये कनेक्टेड है उससे, और इसका मतलब यही है, मैसेज भी यही है और दिखाना भी हम यही चाह रहे हैं, एक्सपोज भी यही कर रहे हैं कि ग्रंथों में कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। उसकी एक जिहादी साजिश है कि ग्रंथों में बदलाव करो ताकि सही चीज़ लोगों तक नहीं पहुँचे। ये कौन लोग हैं, मतलब फ़ायदा किसे है इससे? देखिए सीधी सी बात है, इसमें जो कट्टरपंथी जमातें हैं, मुस्लिम समाज की वो जमातें जो कि कट्टरपंथी मानसिकता रखती हैं, वही इस तरह की सनातन को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के फेरबदल कर रहे हैं। और इसका खुलासा कई न्यूज़ में हो भी चुका है, कोई नई चीज़ नहीं है कि हम कोई नई चीज़ ला रहे हो। सर, अगर डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करूं, एग्जैक्टली इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है? बात बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ होता है उसकी हो रही है, एक पर्टिकुलर लड़की की हो रही है, या फिर जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है जो बाहरी लोग आ रहे हैं उसकी हो रही है, या फिर एक कंपाइल? देखिए हिंदुस्तान की जो आसपास बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर चारों तरफ कट्टरपंथी जो मुस्लिम संगठन हैं वो हावी हैं। घुसपैठ हिंदुस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है, होती रहती है। और ये रोहिंग्या एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जो पश्चिम बंगाल के ज़रिए हमारे पूरे भारत में फैल रहे हैं। हमारी फिल्म की जो कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित है। बांग्लादेश में एक अनिल चंद परिवार रहता था और 8 अक्टूबर 2001 को एक घटना वहाँ घटी थी। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उसके घर पे हमला किया और पूरे उसके घर के जितनी फैमिली के लोग थे सबको मार दिया। उसकी एक 14 साल की लड़की थी पूर्णिमा, उसके साथ गैंग रेप हुआ और माँ उस वक्त तक ज़िंदा थी।
तो माँ अपनी लड़की को बचाने के लिए वो, क्योंकि सब वहीं के लोग थे, एकाएक ही सबने हमला कर दिया, तो वो जानती थी कौन कौन लोग हैं। तो उसने उसमें एक अब्दुल अली नाम का व्यक्ति था जो मेन उसका लीडर था, उसको आवाज़ देकर कहा कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी लड़की। ये दर्दनाक वाक़या बाद में तो दबा दिया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे छोटी मीडिया ने उसको कवर किया। फिर तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब लज्जा लिखी, तो उसमें भी उस वाक़े का पूरा हवाला दिया, उस माँ के उन डायलॉगों को लिखने की कोशिश की है। तो हमारी कहानी शुरू वहीं से होती है। उसके बाद उसी परिवार की एक लड़की बच जाती है जो ये सोचकर हिंदुस्तान आती है, भारत आती है कि हमको यहाँ न्याय की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं के साथ में बहुत गलत हो रहा है। तो ये एक हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदू बाहुल कंट्री है, तो यहाँ पर जाके हम अपनी आवाज़ रखेंगे, हुकूमत तक जाएंगे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जाएंगे। तो वो जो रोहिंग्यास के आने के रास्ते हैं, उन्हीं के साथ में अपने एक 4-5 लड़कियों के साथ में अंदर आ जाती है, और उसके साथ में फिर क्या बिहेव होता है और किस तरह से वो हालात हमने आज के दिखाए हैं, वो सब सच्ची घटना है। किस तरह से रोहिंग्यास को वहाँ पर टीएमसी की जो इस वक्त हुकूमत, अब जब बात चलेगी बंगाल की तो ममता बनर्जी का नाम आएगा। ममता बनर्जी किस तरह से इंसानियत को वहाँ रौंद रही हैं, किस तरह से अपने वोट बैंक की राजनीति कर। हमारी फिल्म राजनीति किसी भी मुद्दे को नहीं छेड़ती, हमने वहाँ की असलियत दिखाई है। लेकिन वहाँ पर जो रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनकी आबादियाँ बस रही हैं, उनको फर्जी पहचान दी जा रही है, आधार कार्ड दिए जा रहे हैं, पैन कार्ड उनके बनाए जा रहे हैं, पूरे देश में कहीं ना कहीं हर तरफ वो लोग पकड़े भी जा रहे हाँ, हैं। मैंने ट्रेलर में भी सुना कि हम जी हाँ। तो 2000 या कुछ देके हमें तो नागरिकता मिल जाएगी। तो वो वहाँ पर हो रहा है। और अभी मध्य प्रदेश में भी एक वाक़या ऐसे ही हुआ, आदमी पकड़ा गया, बांग्लादेश से आया था और यहाँ उसको आईडी पश्चिम बंगाल की मिल गई। तो वहाँ से आईडीज़ लेके पूरे भारत में फैले। रोहिंग्या समस्या बांग्लादेश की नहीं, उनके लिए तो वो फ़ायदा है, लेकिन समस्या और ख़तरा भारत को है। तो किस तरह से उनको वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, उनकी आबादियाँ बसाई जा रही हैं। अब वहाँ का पश्चिम बंगाल का हिंदू भयभीत है, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। वहाँ कत्ल होना, गैंग रेप होना, हत्याएं करना आम बात है। वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो खबर उठती है या उस पर आवाज़ उठती है, बड़ी हो जाती है, तो वो दुनिया देखती है। लेकिन ऐसी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो वहाँ सिर्फ दफन कर दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर तो ममता बनर्जी के कहने के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो वहाँ पर जो टीएमसी की गुंडाई है वो बिल्कुल चरम लेवल पे है। और अफसोस की बात यह है कि ममता बनर्जी वहाँ की हुकूमत की मुख्यमंत्री हैं और वो खुद एक महिला है। महिलाओं के साथ वहाँ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। अभी आप क्या चल रहा है, वो डॉक्टर वाला केस चल रहा है, किस तरह से वो सब टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात, एक महिला हो के और जो गैंग रेप हो रहे हैं, जो वहाँ पर महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, आप उनको संरक्षण दे रही हो, उन क्रिमिनल्स को संरक्षण दे रही हो। क्यों? क्योंकि आपको हुकूमत चलानी है, आप क्रिमिनल्स वहाँ पाले हुए हो। ये हालात वहाँ के बहुत ख़राब हैं, और जितने हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो सब मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, और उनमें जिहादी मानसिकता है, हिंदुओं को काफिर समझते हैं, तो वो हिंदुओं को भयभीत कर रहे हैं। तो हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा है। तो इस तरह के तमाम हिंदुओं की ये कहानी है कि जो पश्चिम बंगाल में पीड़ित हैं और दुनिया देखना चाहती है, वो सच्चाई जो दुनिया देखना चाहती है। हीरा मंडी जैसी फिल्म बनाना बहुत आसान है, एक तवाइफ की स्टोरी बनाकर उनके किरदारों को दिखा देना बड़ा आसान है। लेकिन जिस तरह की फिल्म जो हमने बनाई है, इस पे किस तरह की तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ा, कैसे हमने संघर्ष किया। 1 साल हो गया कि हम सही प्रॉपर नींद तक नहीं ले पाए हैं। पूरी शूटिंग के दौरान हर तरह की प्रॉब्लम, फिर सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम, मतलब बहुत मुश्किल काम है किसी सच्चाई को दिखाना, और वो भी एक महिला की। तो हमने एक दर्द भरी कहानी है, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। पूरा देश इसको जानना भी चाहता है और देखना भी चाहता है। तो हम जो ट्रू स्टोरी है उस पर हैं। बिल्कुल। अच्छा, यजुर और अर्शन, क्योंकि अभी आपकी करियर की काफ़ी स्टार्टिंग है दोनों की ही,
कैसा लगा जब ये पिक्चर की स्क्रिप्टिंग सुनी? एक बार ख्याल आया कि करनी है, नहीं करनी है? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कंट्रोवर्शियल मुद्दों से ना भागते हैं कि हमें तो ये नहीं करना। इवन वो तो पब्लिक जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उन पे भी अपनी स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं कि हमें नहीं पढ़ना इसमें, कहीं हम इस तरफ के ना हो जाएं या उस तरफ के ना हो जाएं। तो आप लोगों ने जब क्या सोच के इस फिल्म को साइन किया था? जब पहली बार सर और सनोज सर ने हमें सिनॉप्सिस बताई थी तो हाँ थोड़ा सा हेजिटेशन था कि वेदर ये मूवी करनी चाहिए कि नहीं, बट एज एन एक्टर मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा, ना ही हम अभी तक कोई कंट्रोवर्सी में पड़े हैं कि दिस इज़ नॉट बायस टू एनी रिलीजन, कल्चर और एनी पॉलिटिकल पार्टी। एंड इवन इन द मूवी एंड ऑल्सो एज एन एक्टर हमने जो ह्यूमैनिटी अभी पूरी नष्ट हो रही, हमने वो ही दिखाया है। द थिंग्स विच आर एक्चुअली हैपनिंग विद द फीमेल्स, अभी तो हम न्यूज़ में जो हो रहा है वो एक्चुअल में हम देख रहे हैं। तो तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा सब कुछ एक्चुअल में होगा। मैं एज एन एक्टर आई लव चैलेंजेस, और ऐसी स्क्रिप्ट एक एक्टर की लाइफ में आना बहुत मुश्किल से आती है। तो एज एन एक्टर मुझे लगा कि मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग वाला रोल है और मुझे टू शो एंड पोर्ट्रे माई स्किल्स, मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए। तो उसको बहुत ऑथेंटिसिटी से हमने पूरी शूटिंग की। हमने बहुत लाइव लोकेशंस जो बंगाल में है वहाँ पे हमने शूट किया। तो ऐसा हमने कभी भी ये नहीं दिखाया कि हम किसी को भी दबा रहे हैं, कोई भी रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी। हमने बस ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो भी हो रहा है वही दिखाया है। जो बांग्लादेश में एक्चुअल में अभी हो रहा है वो दिखाया हमने। जब हम शूटिंग कर रहे थे तब तो हमें पता ही नहीं था, और अभी जो वेस्ट बंगाल में जो भी फीमेल्स के साथ होता है और जो भी हो रहा है वो हमने बस हकीकत में अपनी मूवी में दिखाया। अगर आप हमारी पिक्चर भी देखेंगे, अभी मैं बोलूँगी तो अगर आप पैरेलली देखें तो हमारी पिक्चर के जो सीन्स है और जो एक्चुअल में न्यूज़ में चल रहा है, it's actually 90% is totally the same. ओके अजूर। और देखिए, मैंने इसको जब स्क्रिप्ट आई थी तो मैंने इसको ये नहीं सोचा कि कंट्रोवर्शियल होगा। मैंने इसको सोचा कि एज अ चैलेंज, एज एन एक्टर मैंने इसको स्क्रिप्ट को लिया, क्योंकि मेरे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था, स्पेशली मेरी डेब्यू फिल्म है। मेरे बहुत सारे गाने आ चुके हैं, वेब सीरीज़ आ चुकी है, पर मेरी फिल्म पहली है ये। और इसमें मेरे 2 किरदार हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अतीक और प्रतीक। तो मेरे लिए मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना प्रूव करने का स्टेज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने इस स्क्रिप्ट को वैसे लिया, और यही नहीं कि सिर्फ हमने स्क्रिप्ट ले ली वैसे, बट इसके पीछे जब हमारे डायरेक्टर सनोज सर ने पूरा उसका स्टडी वर्क दिखाया, तो और जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे ये सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने फिल्म, ये न्यूज़ 1 हफ्ते पहले ही और हमने अभी शूट करी है, हमारी 1 साल पहले शूट कर लिया हमने। बस ये है कि लोगों तक उसके सामने अभी आया है, बट ये वहाँ पे चलता आ रहा है। तो काफ़ी रियलिटी भी है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें। जब हम शूट करने भी गए थे वहाँ पे तो हमें काफ़ी चैलेंजेस हुए थे, क्योंकि नॉर्मल कलकत्ता में जब हम शूटिंग कर रहे थे, हम डायलॉग्स बोल रहे थे, तो हम एक्चुअल जो डायलॉग थे वो नहीं कर रहे थे, हम लिपसिंग कर रहे थे, और ऐसी लिपसिंग कर रहे थे ताकि वो डबिंग में हम करेक्ट कर सकें, क्योंकि ताकि नॉर्मल पब्लिक को ना पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं। तो वो चैलेंजेस आए, और वहाँ जाके थोड़ी और रियलिटी पता चली कि वहाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट फिर से मैं यही कहूँगा कि कोई पॉलिटिकल, हमने एक मुद्दा उठाया वहाँ पे जो चल रहा है, ऐसा मेरा पर्टिकुलर की नहीं है कि पर्सनल किसी के अगेंस्ट है। कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम हो, कोई हिंदू। जेल में आज हिंदू भी होता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो सकता है। हमने एक मुद्दा उठाया है, और वो सब चीज़ें आप देख भी रहे हो रही हैं। तो वो मेरा एक था, और मेरा काफ़ी मुझे अच्छा करने को मिला कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी है फिल्म में एज अ कैरेक्टर। और मेरा 100% फोकस था कि जो स्क्रिप्ट है उससे 100% जस्टिस किया जाए, और मेरे कैरेक्टर जो डायरेक्टर ने सोचा है उससे जस्टिस किया जाए, वो एम था मेरा। और बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि मैं कैसे एक फ़ीमेल को बांग्लादेश से परस्यू करके लेकर आता हूँ अपने बंगाल में, और उसका ब्रेन वॉश करता हूँ, और उसको अपनी पॉजिटिव इमेज दिखा रहा हूँ, और साइमल्टेनियसली मेरी नेगेटिव भी चल रही है। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था करने के लिए। आई फेल्ट रियली नाइस। लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस सेज। बट हाँ, एक चीज़ मैं ये ऐड करूँगा कि मुझे वो किरदार निभाते हुए काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि जैसे सर ने बोला, ये सारे इंस्टेंसेस रियल हैं।
तो जिनके साथ आप बीती हुई होगी उनको कैसा लगा होगा, तो वो सोच के बुरा लगता है। बिल्कुल बस। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप सभी से मेरा सवाल है, जब केरला स्टोरी जैसी पिक्चर आती है, कश्मीरी फाइल्स आती है, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आ रही है, लोग ना ये कहते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त देश चला रही है, तो ये सब तो प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है। उसको सर आप एज एन आर्टिस्ट कैसे देखते हैं, और सर आप एज अ प्रोड्यूसर, प्लस आपको लोग वसीम रिजवी के नाम से भी जानते हैं, आपको जितेंद्र नारायण के नाम से भी जानते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए किसी की आवाज़ को अगर कमज़ोर करना हो तो उसको झूठा कह देना या प्रोपेगेंडा कह देना, ये बड़ा आसान होता है। प्रोपेगेंडा, एक सच्ची कहानी प्रोपेगेंडा कैसे हो सकती है? इस वक्त जो बंगाल में हो रहा है वो क्या कोई प्रोपेगेंडा है? जो घटनाएं घट रही हैं, जो वहाँ रेप्स हो रहे हैं, जो वहाँ हत्याएं हो रही हैं, जो अस्पतालों में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्या वो प्रोपेगेंडा है? तो प्रोपेगेंडा कह देना एक एक अलग, जब जिसका कोई जवाब ना हो तो कह दो साहब ये तो झूठा है। प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आवाज़ को कमज़ोर करने के ये अल्फाज हैं जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। कश्मीर फाइल्स आई तो कश्मीर की स्टोरी तो सब जानते थे, कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या हुआ, उस पर एक फिल्म बनी। केरल स्टोरी आई, वो एक दूसरी कहानी थी। लेकिन ये बंगाल की स्टोरी नहीं है। बंगाल का वो दर्द ज़रूर है, लेकिन ये स्टोरी तो हिंदुस्तान की है। रोहिंग्याज, लव जिहाद, तालिबानी मानसिकता, या हम यूँ कहें कि कट्टरपंथी सोच या जिहाद, ये तमाम तरह के जो इश्यूज हैं वो हैं तो पूरे भारत के लिए, पूरा भारत के लोग उसको झेल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इन इश्यूज को जन्म कहाँ से दिया जा रहा है? वो है पश्चिम बंगाल। और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जाहिर सी बात है कि उनके लिए ये वोटों की राजनीति हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वोटों की राजनीति नहीं है, हमारे लिए ये प्रोपेगेंडा नहीं है। ये हम तो वो दर्द दिखा रहे हैं जिसको हम, फिर तो आप किसी की भी ज़बान काट दो। जब आप बोलने ही नहीं दोगे और ऐसी तानाशाही चलेगी कि मैंने फिल्म बनाई, एफआईआर आपने कर दी, मैंने सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हो चुकी है, आप हमको नोटिस दे के बुला रहे हो 18 तारीख को, तो इसका मतलब क्या? आप दहशत का माहौल पैदा कर रहे हो कि कोई आदमी इसमें पढ़ने ना पाए, फिल्म रिलीज ना होने पाए। क्यों? सच्चाई से क्यों घबरा रहे हो? अगर तुम सच्चाई फेस करना चाहते हो तो आओ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखो। ममता बनर्जी को और उनके टीएमसी के गुंडों को देखना चाहिए कि वो क्यों ऐसा दहशत का माहौल बना रहे हैं, क्यों ऐसी कहानी, क्यों बंगाल की वो ऐसी कहानियां जो कब्र में दबा दी गई थी कि अब ये इनको कोई नहीं जानेगा, वो आज मजबूरी है दर्द दिखाना कि दुनिया देखे कि क्या दर्द है लोगों के साथ में। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? वहाँ रोहिंग्यास की खेती कर रही हो, पूरे देश में को बर्बाद करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पूरा देश जिहादी मानसिकता रखने वाला, उनकी आबादी आप देखो किस तरह से आबादी बस रही है। तो इसका मतलब आपके लिए तो ये वोटों की राजनीति हो सकती है, लेकिन देश के लिए तो खतरा है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बोला कि तमाम तरीके की चीज़ें, मतलब ये बोल देना, नोटिस भेज देना, तो और भी किसी तरीके का थ्रेट किसी को मिला, या फिर घर वालों की तरफ से कोई डर था कि इस तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? जब फिल्म हमारी सेंसर हो गई थी तो हमको एक कराची से मेल आया था, एक दारुल उलूम कराची से, जिसमें हमको इस फिल्म के लिए थ्रेट किया गया था और हमको हत्या करने का फतवा भी दिया गया था। मुसलमानों से कहा गया था कि ये फिल्म आप लोग ना देखो। तो इस तरह का एक मेल आया था। मैंने उसकी सूचना सरकार को दे दी थी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी दे दी थी। तो सवाल इस बात का है कि कत्ल के फतवे तो हमारे ऊपर पहले से भी कई आ चुके हैं, गला काटने की, हत्या करने की, वो फतवे। तो जो ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ दहशत का माहौल दुनिया में क्रिएट कर रहे हैं, जो सिर्फ हत्याएं करना एक दीन, ईमान, इस्लाम समझते हैं, आप अपने एक्ट से इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हो। हम किसी मज़हब के दुश्मन नहीं हैं, किसी धार्मिक परंपराओं के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जहाँ मज़हब में जुल्म आ जाए तो इंसानियत को ख़तरा है, तब तो बात कहनी पड़ेगी। तो अगर आज टारगेट खाली हम नहीं कर रहे,
दुनिया कर रही है, दुनिया देख रही है, हर तरफ लड़ाई है, हर तरफ दंगे हैं, हर तरफ फसाद है। तो तुम जिहाद का ये क्या मकसद है कि आप पूरी दुनिया में आग लगा दो? बिल्कुल। अच्छा, यजुर और अर्चना, आपको कोई डर या फिर घर की तरफ से कोई मनाही के नहीं काम करना है? जब मैंने ऑफ कोर्स मॉम डैड को ये स्क्रिप्ट बताई, सो दे वर अ लिटिल हेजिटेंट कि यू नो आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। तो या दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव, यू नो। उनको एक्चुअली मैंने पूरा बताया ही नहीं शूटिंग होने के बाद बताया कि व्हाट इज़ दिस मूवी अबाउट। एंड ऑफ कोर्स जब मेरी दूसरे फैमिली मेम्बर्स को पता चला, दे वर yes, they were scared and they were very upset, you know, because but as an actor, you know, I just thought कि यार मैंने and even film ने ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है as सर सेट की प्रोपोगंडा और एनीथिंग लाइक दैट। हमने बस ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो हो रहा है, जो वहाँ पे जो इनजस्टिस और ऑपरेशन पीपल आर फेसिंग इज ऑल we have shown in the movie, you know, even as my character is showing कि उसके साथ जो भी injustice हो रहा है और वो justice के लिए मांग रही है with Human Rights Council and Government of India. तो after that also like I think it's nothing that you know people should feel bad about कि ऐसा कुछ हमने फिल्म में बताया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बट इट्स जस्ट दैट इनजस्टिस जो भी हो रहा है, जो अभी हमें एक्चुअली पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, वो हमने हमारी मूवी में दिखाया है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना कि आपने मेकर से काफी वो भी मांगा प्रूफ हर चीज का कि हाँ, क्या ये yes, सही है, क्या ये सही है। सो मैं एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की हूँ, यू नो, सो देयर वर सो मेनी स्टेटमेंट्स कि आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं सर इसका क्या प्रूफ है, मैं नहीं बोलूँगी ये। लाइक हर्षन मैंने बहुत रिसर्च की है, लाइक देखो। एंड देन सर मुझे यूट्यूब वीडियोज़ और यू नो जो भी उनका रिसर्च का मटीरियल था वो सिखाते थे। एंड मैंने भी काफ़ी सीखा, यू नो, बिकॉज यू नो हिंदू वेदा स्क्रिप्चर्स के बारे में विच आई डिडंट नो। सो इवन इन द मूवी देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज गिवन अबाउट यू नो हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास, जो भी इनकी हिस्ट्री है। ओके। अच्छा, यजुर एनी काइंड ऑफ थ्रेट और एनी काइंड ऑफ नहीं, मैं ऐसे नहीं, मेरे को ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी स्क्रिप्ट्स खुद चूज़ करता हूँ। और ये फिल्म मैंने बोला जाए तो एक तरीके की देखिए बायोपिक की तरह करी है। मतलब किसी पर्सन पे होती है, मैं किसी स्टेट पे बोल सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्क्रिप्ट आई और सबसे पहले तो मैंने इसको चूज़ इसलिए किया था क्योंकि एज एन एक्टर मुझे काफ़ी इसमें करने को मिल रहा है, खेलने को मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। क्योंकि मेरे को एज पर्सन में अभी तक मैंने काफ़ी सॉन्ग्स, मेरी वेब सीरीज़ और मैं और जो फिल्म कर रहा हूँ काफ़ी ऐसे ग्लैमरस टाइप है, तो इसमें थोड़ा मेरा रियलिस्टिक सब्जेक्ट है। तो मैंने ये सब इसलिए चूज़ किया। और दूसरा पॉइंट ये था कि ऐसे ही नहीं कि मतलब करने के लिए कर लिया। मैंने अपने डायरेक्टर से पूरे जैसे मैंने थिएटर किया हुआ है, तो हम लोग कैरेक्टराइजेशन जब करते हैं एक कैरेक्टर के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग चाहिए होती है। तो जितने मैं ग्रास कर सकता था अपने डायरेक्टर से उसे लिया, बाकी मैंने अपनी खुद स्टडी करी उसके ऊपर। और फिर मैंने एक कैरेक्टर डेवलप किया और उसको अच्छे से फॉर्म किया। और जब हमने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया तो लगा कि कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें अब देख रहे हो कि वहाँ पे कैसी चीज़ें चल रही हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई एज एन एक्टर प्रोपोगंडा है ये, क्योंकि मुझे कोई भी स्क्रिप्ट आएगी और मेरा काम है अपने एक्टिंग प्रूफ करना, या तो मेरा कोई उसमें मुद्दा होता है कि मेरे को उसको पॉलिटिक्स की तरह टर्न करना है। तो मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं लगा उसमें कि कोई मेरे लिए रिस्क है एज एन एक्टर करने के लिए। ओके जी ओके। अच्छा, जितेंद्र से रिसर्च कितने टाइम चली इसे बनाने के लिए? लगभग 1 साल तक रिसर्च चली। फिर 1 साल में फिल्म बनकर तैयार हुई। अच्छा, एक मेरा सवाल ये भी है कि क्या लगता है, क्योंकि अब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद या फिर आगे भी चुनाव जब आएंगे, क्या अगर बंगाल की जो सत्ता है वो बदल जाती है तो इन सब चीज़ों में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, वो चुनावी बातें हैं। सत्ता बदलती है, आप अच्छा काम नहीं करोगी तो फिर जाहिर सी बात है जो वोटर्स हैं अपना रिजल्ट देते हैं। लेकिन बंगाल में जो हमने रिसर्च के दौरान हालात देखे, तो वहाँ वोटर्स भी कमज़ोर इसलिए हैं कि टीएमसी के गुंडे हर तरफ हावी हैं, भय का माहौल है, उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ते नहीं हिल सकते। कोई उनके ख़िलाफ़ वोट भी करता है तो उनके घरों पे हमले होते हैं, उनकी हत्याएं की जाती हैं। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर दबी हुई हैं।
तो सरकार बदले ना बदले हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि एक प्रॉपर सरकार चलनी चाहिए, जो इंसानियत का दायरा है उस दायरे में चलनी चाहिए। जो वहाँ पर इस वक्त क्राइम हो रहे हैं, और जाहिर सी बात, देखिए क्राइम, अब मैं आपको एक नई बात बताऊं कि ये फिल्म को कंप्लीट कराने में बंगाल पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बंगाल पुलिस इतनी करप्ट है कि उसने हमसे हर स्टेज पर पैसा लेकर हमारी शूटिंग कराई बगैर परमिशन। तो अपने स्टेट को एक्सपोज कराने में उनकी पुलिस का ही हाथ है। देखिए, पुलिस जहां क्रिमिनल्स को छूट मिलेगी तो जाहिर सी बात है पुलिस अपने आप करप्ट हो जाती है। जब क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, पुलिस को ये आदेश ही नहीं है कि इनको पकड़ो या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो वो भी मगन हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम जो कर रहे हो करो भाई, हमें ऊपर से आदेश नहीं है, पे हमको भी पैसा देते रहो। तो ये सिस्टम है। तो इस वक्त बंगाल की पूरी पुलिस इतनी करप्ट है, वहाँ की हुकूमत के जो वहाँ पर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ख़राब हैं, इंसानियत वहाँ पिस रही है, इंसानियत वहाँ पर ज़ख्मी हो रही है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, अपने ही देश में अपने ही लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। ये कैसा देश हो सकता है? ये कैसी हुकूमत हो सकती है? बिल्कुल। अच्छा, आखिर में एक बात, कुछ लोग कहते हैं कि हम फिल्म इसलिए देखने जाते हैं या देखते हैं ताकि हम अपनी जो असल ज़िंदगी में स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे दूर जा सकें। तो वो लोग ना बहुत अवॉइड करते हैं कि हम इंटेंस टॉपिक वाली फिल्म्स क्यों देखें। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप अपने टेंशन दूर करने, वो तरह की तो बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स की बनती हैं, बड़े बड़े बजट की बनती है, लेकिन कभी दूसरे के दर्द को समझना भी चाहिए। कुछ वक्त लोगों को निकालना चाहिए कि वो उस दर्द को भी देखना चाहें कि किस दर्द में इंसानियत पिस रही है। उस वक्त उनको थोड़ा सा फील ये भी आना चाहिए, ये भी हम आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर कुछ कर नहीं सकते तो किसी के गम का एहसास तो कर सकते हो। तो लोगों का ये सोच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ एक्सपोज हो रही है, जालिम के ऊपर से पर्दा हटाया जा रहा है, तो जितने लोग भारत के नागरिक हैं जिनके दिल में ज़रा सी भी इंसानियत है, तो वो कुछ नहीं कर सकते कम से कम फिल्म देखकर, और एक एहसास तो अपने में पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो दर्शन, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? मेरे को ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी लिबरल हैं आज की डेट में। और जैसे अगर स्पेसिफिक एक जैसे मेरा जो इसमें कैरेक्टर है, मैं एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाता हूँ इस फिल्म में। तो जैसे मेरे इसमें एक डायलॉग भी है काफ़ी जो वायरल हो रहा है, भाईजान वेद पुराण गीता और सभी धार्मिक किताबों के फेरबदल करके लखनऊ अयोध्या बनारस में फ्री में भेजी जा रही हैं। तो ये सब करप्शन चल रही है आज की डेट में, ताकि जो लोग अगर आप सोचो फेर बदल दोगे, तो मैं भी प्रिंटिंग, वही मेरा इसमें है कि मैं प्रिंटिंग प्रेस में फेर बदल करके सब जगह भेज रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस जो इम्पोर्टेंट है। और बाकी मेरे को लगता है कि जैसे अगर, और इसमें लव जिहाद का भी एक पार्ट दिखाया गया है। तो मैं कई मुस्लिम उनसे जानता हूँ जो इस प्रॉब्लम से खुद ही परेशान है। अच्छा। अपने तो वो भी चाहते हैं कि उनकी फैमिली में अवेयरनेस हो। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मेरा किसी का भी, हमारा ये एजेंडा नहीं है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए। हमने एक मुद्दा उठाया, अब ये किसी कोई, हम हिंदू भी मुद्दा उठा सकते हैं, उस पर भी बनती हैं, और उसका कोई, उसमें भी हर एक सेट में, पूरा सेट को हम नहीं पकड़ रहे कि ये सभी खराब हैं, हम उसका सेट है और ये किसी भी रिलीजन में हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी था, लोगों तक मैसेज वाली फिल्म्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं। और सिर्फ ये है कि ऐसा ही नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, काफ़ी इसमें इसको अच्छे तरीके से हमारे सर ने डायरेक्ट पिक्चराइज किया है। सर ने पूरा, मतलब पूरी टीम ने बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ है ये चीज़ बनाई गई कि आपको रियलिस्टिक लगे। और आप क्योंकि आजकल रियलिस्टिक सिनेमा भी बहुत लोग पसंद करते हैं, कितनी अच्छे बड़े एक्टर्स की भी आ रही हैं। तो हमने इसको डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया, इसको अच्छे तरीके से दर्शाया है, तो लोग इन्वॉल्व रहेंगे और उनको मैसेज भी मिलेगा।
वेल आई थिंक मैं भी खुद एज एन एक्टर, मैं जब थिएटर्स में जाती हूँ आई ऑलवेज प्रेफर वॉचिंग समथिंग दैट एंटरटेन्स मी। पर जब भी कभी सोशल मुद्दा आया था, लाइक एक्चुअल में जब कश्मीर फाइल्स केरला स्टोरी आई थी और मुझे पता चला कि ऐसी मूवीज़ बाहर आई है जो वहाँ पे लोगों के साथ हुआ है, आई माई सेल्फ वॉज अ पर्सन जो एंटरटेन के लिए ही मूवीज़ जाए, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू जस्ट मुझे चाहिए कि मैं आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग। पर जब ये मुद्दे बाहर आए मुझे खुद देखना था कि क्या होता है, और होने के बाद आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड कि ऐसा एक्चुअल में हुआ था। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप लोगों को ये देना चाहिए। एंड सिमिलरली आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वॉच द फिल्म, क्योंकि ये रियलिस्टिक बेसिस पे है। दुनिया में हम इतने अपने ही माहौल में इंडल्ज हो जाते हैं इन आर ओन सिटीज़, इन आर होम टाउन, कि वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। आई एज अ पर्सन ऑल्सो बिफोर डूइंग दिस, अगर मैं ये मूवी नहीं करती मुझे नहीं पता होता कि बंगाल में क्या चल रहा है, अदर्स कंट्री में, उनके नेबरिंग कंट्री में क्या चल रहा है। पर एज सुन एज आई डिड दिस आई रियलाइज कि वहाँ पे क्या हो रहा है, दर्द क्या हो रहा है, पीपल आर व्हाट दे आर फेसिंग। एंड आई थिंक लोगों को जानना चाहिए, इट्स अ सोशल मूवी कि यहाँ पे तो हमें पता है कि हमारे लोकल सिटीज़ में क्या हो रहा है, पर पूरे देश में क्या हो रहा है, व्हाट पीपल आर फेसिंग। और अभी एक्चुअली लोगों को पता चल रहा है बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी। बट दैट टाइम वेनेवर वी शॉट, ये मुद्दा बाहर ही नहीं आया था, और हमने ये दिल से सोचा कि ये मुद्दा बाहर आए कि लोगों को पता चले कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ओके अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग देखेंगे डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल और अपना अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे, उन्हें कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छा बोलेंगे, कुछ लगा कि ये गलत है सही है, ओपिनियन देंगे, देखेंगे। और आपको इंटरव्यू कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, इंटरव्यू का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.